Hello students. So previously we have discussed about MCQs of DSBM, and today is the third lecture of DSBM MCQ, which is going to be asked for BT exam 2021. So आगे हम लोग देखेंगे MCQ क्वेश्चंस में क्या क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज amount spent in order to produce and sell the goods and services is called. Amount spent, जो पैसा खर्च हो रहा है इसके लिए, in order to produce, बनाने के लिए, मीन्स अभी आपका रेडी टू सेल नहीं है, बनाने में खर्च हो रहा है, ठीक है. एंड सेल द गुड्स, जो सामान को बना के बेचने में जो गुड्स के लिए है उसके लिए खर्चा कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, ठीक है. तो जैसे जाहिर सी बात है, जो आप खर्च कर रहे हैं अभी आप बेचने के लिए, ठीक है, अभी आपका जो भी मटेरियल है वो अंडर प्रोसेस है, वो अभी एक तरह से रॉ मटेरियल है, ठीक है. तो जो भी आप अभी खर्चा कर रहे हैं, जो अभी आपका फाइनल रेडी टू सेल नहीं है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, आपके एक्सपेंस में आएंगी, ठीक है, वो खर्चे में आती है एक्सपेंस. तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शन देखे दिए हैं एक्सपेंसेस, सेल्स, रेवेन्यू, इनकम. तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि ये सारे के सारे अभी खर्च हो रहे हैं. आप जब इनको बनाने के बाद आप जब सेल करोगे तब आपको इस पे और सारे मनी मिलेंगे, मीन्स आपको बैक जो आएगा पैसा, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेल्स रिटर्न मीन्स गुड रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू. सेल्स रिटर्न मीन्स गुड्स रिटर्न. गुड्स रिटर्न क्या मतलब, सामान वापस. सब किस कंडीशन में आप सामान वापस करते हो सप्लायर को, ड्यू टू किस कारण से. तो गुड क्वालिटी सामान आप वापस करोगे नहीं, इफेक्टिव क्वालिटीज, सुपर क्वालिटीज, नन ऑफ दिस. देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी आपके कोई सेल आपने कोई शॉप की हुई है, सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सेल्स रिटर्न कहलाती है वो क्या कहलाती है. सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी आपके गुड्स आपने लिए हैं वो रिटर्न कर रहे हैं टू द सप्लायर. अब किस काम से रिटर्न करेंगे, अगर आपके कोई भी चीज आप मंगाए हैं उसमें कुछ डिफेक्टिव निकला, देन यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट. आप उसको रिप्लेस करने के लिए या उसको वापस करोगे कि ये आपका प्रॉपर कंडीशन में, ये डैमेज है या जो भी दिक्कत है वो आप रिटर्न करोगे इसको बता के, ठीक है. तो इन दैट केस आपका डिफेक्टिव क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको आप वापस करोगे, ठीक. तो इसलिए क्वालिटी चेक भी जरूरी है. आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है तो उसकी आपको क्वालिटी चेक करनी भी जरूरी है, अदरवाइज आपको कैसा सामान मिलेगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, और बेचने का टाइम पर पता चलेगा और योर ऑल थिंग्स आर डिफेक्टिव. ये चीज को ओवरकम करने के लिए ये सारी चीज की जाती है, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसका आंसर क्या होगा, डिफेक्टिव क्वालिटीज, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिटन डॉक्यूमेंट. देखिएगा, रिटन document in support of a transaction is called. आपका जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जो भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलेंगे, क्रेडिट नोट बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे या वाउचर बोलेंगे. देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट सपोर्ट है इन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिटन डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके लिए होता है, उसको बोलते हैं वाउचर. ये वर्ड आप पहले सुनोगे कि वाउचर मीन्स, जैसे आप कोई भी आप एक्सपेंस करते हो तो ये कहते हैं वाउचर बनवा के देना है. क्यों, अभी मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टेशन के गया तो ठीक है, बिजली का बिल, अरे सॉरी, ये जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन का है तो बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, उसका आप किराए का बिल लगाते हो. फिर मान लीजिए आपने स्नैक्स लिया, वो आपके जो भी जिनका कहते हैं ना कि उसका ट्रेवलिंग का और जो भी डे में जो भी खाने का खर्चा हो रहा है वो सारी चीजें वो इंक्लूड करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है. तो वो क्या, वो सबका बिल लगाते हैं कि कितने की चाय पिए, समोसा खाए, खाना खाए, जो भी खाए, तो क्या बोलते हैं, वाउचर. क्यों, क्योंकि दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन. जो भी आप खर्चा किए, ट्रांजेक्शन किए, उसका एक वाउचर मिलेगा, ठीक है. जिसका राइट आंसर क्या होगा, डी, वाउचर. अब इसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका, डैश इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ
affairs of the organization in terms of its assets and liabilities। अब जो है जो assets and liabilities के टर्म्स में क्या चीज इंक्लूड करते हैं? डैश इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? डैश इंडिकेट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स लायबिलिटी के केस में ये किस तरह से इसको दिखाते हैं, कौन सी चीजें हैं जो इंडिकेट्स करती हैं? तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, जनरल लेजर्स, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करती है? बैलेंस शीट इंडिकेट्स the state of affairs of the organizations in terms of its assets and liabilities। assets and liabilities के टर्म्स में क्या होता है? ये हमेशा बैलेंस शीट का यूज करते हैं, ठीक है? तो बी आंसर, बी बैलेंस शीट रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डैश इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अच्छा, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, गिवन द फॉलोइंग which one is the correct step of accounting। अकाउंटिंग के लिए कौन सा करेक्ट स्टेप्स है? इसमें ऑप्शन क्या दिया है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। बी क्या दिया है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग। सी क्या दिया है? रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। डी क्या दिया है? रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इसको आपको थोड़ा सा याद रखने में अगर दिक्कत हो तो इसका आप कोड बना लीजिएगा। कैसे कहेंगे? आपका RCSI, R for recording, C for classifying, S for summarizing and I for interpreting। ठीक है, ये आपका जो करेक्ट प्रोसीजर है उसको देखिए क्या है इसमें। द गिवन द गिव द फॉलोइंग विच गिवन द फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए करेक्ट स्टेप कौन सा इसमें से? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है। क्या स्टेप है इसमें? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉलोइंग आर द इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। फॉलोइंग आर द इंटरनल यूजर्स, इसमें सारे क्या है? इंटरनल यूजर्स हैं, एक्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक्सेप्ट मतलब अकाउंटिंग के सारे इंटरनल यूजर्स हैं। इसके अलावा तो ओनर ऑफ द अकाउंट इंटरनल हो गया, मैनेजमेंट ऑफ द अकाउंट इंटरनल हो गया, एम्प्लॉयज इंटरनल यूजर हो गया, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है? ये अकाउंट की एक्सटर्नल यूजर होती है, इंटरनल नहीं होती है। तो आपको सही आंसर क्या होगा? डी, गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गिवन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक्सेप्ट वन। लॉन्ग टर्म फाइनेंस देती है एक्सेप्ट किसके? ये देखना आपको। पहला आपका दिया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, बी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IRCL, सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI एंड डी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SIDC। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? डी, SIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये क्या है? ये आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस
यही प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्ग टाइम फाइनेंस नहीं प्रोवाइड। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है मिक्स्ड बैंक इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ। मिक्स्ड बैंक किसका कॉम्बिनेशन है? कॉमर्शियल बैंक एंड इंडस्ट्रियल बैंक। बी क्या है? सेविंग बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। सी क्या है? एक्सचेंज बैंक एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। डी क्या है? लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड सेविंग बैंक। अब इसका मिक्स्ड बैंक क्या करते हैं, इनमें कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों होता है। ठीक है, सेविंग नहीं कोऑपरेटिव, एक्सचेंज बैंक एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। एक्सचेंज मीन्स फॉरेन से एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करने का काम होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अलग होता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड सेविंग बैंक, ये अलग चीजें ये। लेकिन इसका जो मिक्स्ड वाले में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ए कॉमर्शियल बैंक एंड इंडस्ट्रियल बैंक। इसका जो राइट आंसर है वो है ए कॉमर्शियल बैंक एंड इंडस्ट्रियल बैंक। अब जैसे आपका एसबीआई है वो मिक्स टाइप का, पीएनबी है ये मिक्स टाइप का। ये क्या करते हैं एसबीआई और पीएनबी? ये स्मॉल स्केल वाला भी देते हैं और लार्ज स्केल वाला भी देते हैं। मीन्स ये स्मॉल स्केल के लिए भी लोन करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन करेंगे। तो ये क्या है? ये कॉमर्शियल वाला भी करते हैं और इंडस्ट्रियल वाला भी करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिवन द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक्सेप्ट वन। इसमें देखिए आपका कौन कौन से सोर्सेज हैं ऑफ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए एक्सेप्ट वन। कौन से इसमें से लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए नहीं है? इशू ऑफ शेयर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्लोजिंग बैक, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है क्या है? डी इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है given the following statement related to the selection are true except। कौन कौन से स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? तो पहला क्या है इसमें? ए इट involves the series of steps by which the candidates are screened। ठीक है, कैंडिडेट स्क्रीन करने के लिए। देन उसमें क्या है? सेकंड क्या बोल रहा है? कॉलिंग लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, ज्यादा कैंडिडेट्स को पूल का मतलब उसके लिए बुलाया जाता है ना इंटरव्यू के लिए। सी क्या है? सिलेक्शन selections is a negative process, and D selection includes sorting of the application and financing selection। इसमें क्या क्या ऑप्शन में इसमें सही आंसर क्या होगा? डी selection includes sorting of the application and final selection। ठीक है, समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सिलेक्शन आर ट्रू एक्सेप्ट। रिलेटेड टू द सिलेक्शन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सिलेक्शन आर ट्रू एक्सेप्ट इसके अलावा सब सही है। तो डी सिलेक्शन इंक्लूड्स sorting of the applications and final selection। उसके बाद नेक्स्ट आपका है आफ्टर विच स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस
physical and medical examination are taken after which step of selection, मतलब सिलेक्शन के किस स्टेप के बाद में आपका फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो पहला उसमें ए ऑप्शन का दिया है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, बी फाइनल इंटरव्यू, सी रेफरेंस चेक, डी प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। इसका जो सही आंसर वो क्या है? प्रीलिमिनरी रेफरेंस चेक के बाद। ठीक है, ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो रेफरेंस चेक मीन्स आपके जो आपने रेफरेंस जो दिया हुआ है उसकी चेकिंग करते हैं कि वॉट एवर सोर्सेज यू हैव गिवन प्रायर इन दिस योर सीवी, जिससे कि आपको क्या मिलेगा वहां से आपको जो भी नया हायरिंग अथॉरिटी है वो आपके बारे में इंक्वायरी कर सकती है, फीडबैक ले सकती है। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है डैश फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला कौन सा फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, एप्लीकेशंस, ब्लैंक, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, स्क्रूटनी एप्लीकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में आपका स्क्रूटनी एप्लीकेशन करते हैं। होता क्या है पहले देखिए, पहले सारे आपको सीवी जो भी आपको है, पहले आपने एडवर्टाइजमेंट डाला या किसी XYZ सोर्स से आपने सीवी सेलेक्ट किए, इंटरव्यू के लिए आपने बायोडाटा कलेक्ट किए। अब उसके बाद से बायोडाटा में बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क आप सेलेक्ट करते हो कि हाँ हमारे लिए हमारा जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए कैसे कैसे लोग कैंडिडेट सुटेबल होंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करोगे। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कम एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए, उसके हिसाब से आपको सारी चीजें एक जगह शॉर्ट लिस्ट करके रखी जाएंगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्रूटनी। ठीक है, एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करना। आंसर क्या होगा? डी स्क्रूटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है गिवन द फॉलोइंग आर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड एक्सेप्ट। ऑफ द जॉब को देखिए दो तरह का होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक तो आपको काम कराते हुए आपको सिखाते हैं और ऑफ द ऑफिस बैठा के आपको पहले क्लासेस कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद आपको फील्ड बताएंगे। तो ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है इसमें, ये क्या कर रहा है, ये केस स्टडीज, बी रोल प्लेइंग, सी कॉन्फ्रेंसेस, डी कोचिंग एंड काउंसलिंग। ठीक है, ऑफ द जॉब के लिए जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? डी कोचिंग एंड काउंसलिंग। ऑफ द जॉब मतलब जॉब से अलग, वो क्या करते हैं, जैसे जहाँ तक मार्केटिंग में क्या करते हैं, वो पहले आपको बुलाएंगे किसी भी ऐसी जगह पे जो थोड़ा सा आपकी जगह से दूर होता है, वहाँ बुला के आपको क्या करते हैं, पहले आपको कंपनी के बारे में बताते हैं, बताते हैं, प्रोडक्ट्स फार्मा मार्केटिंग बता रहे हैं कि फिर आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं। फिर क्या करते हैं, आपको उसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताते हैं, हाउ इट इज बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, कौन से अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग करना बताते हैं। फिर क्या करता है उसमें ये सारी चीजें आ गई जो आपका क्या है कोचिंग एंड काउंसलिंग, ये आपका उसमें क्या होता है, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी कोचिंग एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ secondary data except given the following are the source of secondary data except secondary data के अलावा कुछ है?
पहला इसमें क्या दिया रहा है, ए न्यूज़पेपर, बी पब्लिकेशंस, सी इंटरनेशनल एजेंसीज, डी डीलर्स। तो given the following are the source of secondary data accept. The right answer is C इंटरनेशनल एजेंसी। ठीक है, तो आपकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो सेकेंडरी डेटा के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, विच टेक्निक आर यूज्ड फॉर सेल्स प्रमोशन। कौन सी टेक्निक सेल्स प्रमोशन में यूज करते हैं। पहला इसमें ये क्या बोल रहा है, कूपन्स। वो कूपन प्रोवाइड करते हैं। कूपन में जैसे आपको डिस्काउंट कूपन मिलते हैं या पर्टिकुलर कोई चीज और दूसरी चीज परचेस करने में डिस्काउंट कूपन मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है उसमें, फेयर एंड एग्जीबिशन। किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने फेयर ऐसा बना दिया और एग्जीबिशन जो अपनी चीजों को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब बोल रहा है सी ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग स्टैम्प्स हो गए, स्टैम्प्स हो गए ट्रेडिंग स्टैम्प्स एंड दीज ऑल ऑफ द अबव। ट्रेडिंग स्टैम्प्स मींस दे आर नॉट रुपी और पैसा नहीं है वो, बट आपको ट्रेडिंग के लिए वो स्टैम्प्स हैं जिनको आप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो कौन कौन से इसमें सेल प्रमोशन के लिए जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो कूपन्स वाले भी टेक्निक यूज होती है, फेयर एंड एग्जीबिशन भी यूज एक मेथड है जिससे आपका सेल प्रमोशन होता है। ट्रेडिंग स्टॉक के थ्रू भी सेल प्रमोशन का ठीक है टेक्निक यूज करते हैं। एंड तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, डैश हेल्प्स टू improve, does helps to improve management, does helps to improve management decisions making by providing relevant, assured and timely information। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करती हैं, does help to improve management decision मेकिंग। मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे इंप्रूव होती है, एडवर्टाइजमेंट से, नई सेल्समैनशिप, न्यूज़पेपर्स, मार्केटिंग रिसर्च। इसका राइट आंसर क्या है, डी मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करने से क्या होता है कि आपके जो मैनेजमेंट है उसके जो अपना डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है वो इंप्रूव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, given the following are the sources of primary data except। प्राइमरी डेटा के सोर्सेज हैं एक्सेप्ट इसके। पहला क्या दिया है उसमें, ए कंज्यूमर, बी पीरियोडिकल, सी सेल्समैन, डी डीलर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है क्या है, बी पीरियोडिकल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उसमें, गिवन द फॉलोइंग आर द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड ट्रेड एसोसिएशन। तो ये सब आपके ABCD ये चारों क्या है, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा ऐसी चीजें हैं जो एडवर्टाइजमेंट में काम नहीं आती है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ट्रेड एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, डी ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन डू नॉट हेल्प एनी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है
क्या है 70 नंबर क्वेश्चन है मिनिमम स्टॉक लेवल इज आल्सो नोन एज मिनिमम स्टॉक लेवल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या दिया है इसमें? ए बफर लेवल, बी डेंजरस लेवल, सी ऑर्डरिंग लेवल, डी प्री ऑर्डर लेवल। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब उसके बाद आपको फिर ऑर्डर करना है, मिनिमम स्टॉक वही होता है। तो आपका जो बफर स्टॉक होता है दैट इज द मिनिमम ऑर्डर, क्योंकि बफर क्या इसका बफर यहाँ नाम क्यों पड़ रहा है? बफर मीन्स करता है जैसे आपका बफर सोल्यूशन होता है तो वो रजिस्ट दी पीएच चेंज में रजिस्ट करता है कि मतलब आपका पीएच चेंज नहीं होगा, तो आपके बफर लेवल या बफर स्टॉक जो होता है वो क्या करता है? वो स्टॉक होता है जो कि आपके सेल को चेंज नहीं होने देगा। समझ रहे हैं? बफर स्टॉक क्या है? बफर लेवल क्या है? ऐसा स्टॉक कंडीशन या ऐसा स्टॉक लेवल जिसमें आपकी सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेल अपना जगह कम हो जाएगा उसके पहले दूसरा के पास। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर है क्या है? बफर लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल इज आल्सो नोन एज बफर लेवल। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सी कैटेगरी ऑफ द टर्म represents of the item represents dash money value 5 to 10%, 15 to 30%. Next, C 35 to 50%, D 50 to 35 to 50%, and 70 to 75%. तो C कैटेगरी ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मनी वैल्यू आपकी A 5 to 10% है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है which factors can be considered while fixing the maximum stock level? मैक्सिमम स्टॉक लेवल फिक्स करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे? इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ए availability of capital, B availability of floor space, C cost of storage, D all of the above. तो क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें? Which factors can be considered while fixing the maximum stock level? मैक्सिमम स्टॉक लेवल फिक्स करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को काउंट करेंगे? तो इसका सारे चीजें इंक्लूड करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव मींस अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोर स्पेस, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें हाउ मच मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू ओपन अ न्यू रिटेल स्टोर? एक नया रिटेल स्टोर शुरू करने के लिए कितना आपको जगह चाहिए होता है? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी अच्छा है और अगर आप रिटेल शुरू करने वाले हो तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ज्यादा समय न लेते और सीधे हम बात करेंगे कि जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो सीधे सीधे क्या है? 100 स्क्वायर फीट की है। 100 स्क्वायर फीट एरिया में आपका मीन्स 10 पूरे 10 स्क्वायर फीट लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए? 10 into 10। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फॉलोइंग आर डिस्क्राइब, कैसे कर रहे हैं इनको? इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट। इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट चैनल्स हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट? ये इनडायरेक्ट चैनल मतलब कि थ्रू चैनल्स आएंगे, डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट नहीं है। तो
प्रोड्यूसर हो गया पहले बनाने वाला, वो किसको भेजा, होलसेलर को, होलसेलर उसको बोला रिटेलर को, रिटेलर किसको दिया, कंज्यूमर को। तो दिस इज इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, बी क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, सॉरी एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। सी क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर। और डी क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसर है जो बना रहा है और डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मीन्स जो आपके मिडिल मैन थे वो सब खत्म हो गए। तो जिसमें इनडायरेक्ट मीन्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के बीच में ये लोग आते हैं। और एक्सेप्ट की बात करें तो डायरेक्ट में आएगा। अब डायरेक्ट कौन सा है, डी, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर किया सीधे कंज्यूमर को सीधे सप्लाई। तो आंसर क्या होगा, डी, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ एमसीक्यू खत्म होते हैं। थैंक यू।